स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज अंकित। सो आज हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की एक नई कहानी लेकर आए हैं और आज की कहानी है बेटा जी हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन। बिकॉज हमने पुराने लेक्चर्स में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया। हमने देखा था कि सर रेजोनेंस की जब बात थी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू डीलोकलाइज होता था। जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के थ्रू आता है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की नई कहानी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, कहां से इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी। तो ध्यान से देखो, पहले मैं कुछ बातें बताऊं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके बहुत सारे नाम है बेटा जी। इसको नैथन बैकर इफेक्ट भी कहते हैं, इसे हम एंकी मैरिक इफेक्ट भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी, मतलब बहुत सारे नाम है इस हाइपर कॉन्जुगेशन के। और अलग अलग अगर किसी चीज के नाम है बेटा जी तो वो ऐसे ही नहीं कि मन हुआ तो उसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कह दिया, मन हुआ तो उसे एंकी मैरिक इफेक्ट कह दिया, है ना। नाम इस बिहाफ पर रखे जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर, कि इनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बिहाफ पर हम इनके नाम रखते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, लास्ट क्लास हमारी इंडक्टिव इफेक्ट पे थी, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं और फिर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पर लेकर आता हूं। ध्यान से देखो कि बेटा जी ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां पर है CH3, ध्यान से देखो, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया, दूसरा बेटा जी मेरे पास मॉलिक्यूल है यहां पे ये, और यहां पर है आपका कार्बन CH3 और यहां पर भी बेटा जी आपका CH3। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रोफाइल, मेरे पास ये अटैकिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल, और ये दोनों आपके बेटा जी सबस्ट्रेट है। अब आपको क्या करना है कि सबस्ट्रेट पर इस अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कराना है। तो इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट में वहां अटैक करेगा जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की चाहत में सबस्ट्रेट पर जाकर अटैक कर देगा। ध्यान से समझो। अब यहां पे क्या है कि बेटा जी यहां पर आपको पता है कि एक CH3 ग्रुप है, तो ये CH3 ग्रुप क्या करता है, इंडक्टिव के थ्रू सोचूं तो इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट से क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा, वो रिच बनाएगा, बिकॉज प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे आपको पता है ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये 3 डिग्री कार्बन भी क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि सर ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मेरे पास सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो वो वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर इस पर अटैक करेगा या बेटा जी पहले जाकर वो इस पर अटैक करेगा। अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रोफाइल है और ये दोनों सबस्ट्रेट है तो वो किस पर जाकर अटैक करेगा, वहां जाकर अटैक करेगा जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी मिलेगी। ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या है कि अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू समझूं तो इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि सर अगर इन दोनों ग्रुप्स में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सर इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट मॉलिक्यूल। अगर ऐसी कहानी है तो सर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रिंग को, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये वाला जो मेरे पास रिंग है ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी। भाई इंडक्टिव के थ्रू चल रहा हूं मैं, अपने थ्रू नहीं, जो इंडक्टिव कह रहा है उसके थ्रू, कि सर ये जो है यहां से एक CH3, 2 CH3, 3 CH3, ज्यादा से ज्यादा CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ये वाली रिंग आपकी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी, और अगर ये वाली रिंग बेटा जी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाकर अटैक करेगा। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये बेटा जी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है आपकी ठीक हो। जब मैंने इस मॉलिक्यूल का बेटा जी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया,
जब मैंने इस मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हमें क्या रिजल्ट्स मिले, इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको अगर मैं बी मान लूं, एक्सपेक्टेशन कह रही थी कि बी पर ज्यादा जल्दी अटैक करेगा इन कंपैरिजन टू ए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि सर ए पर जल्दी अटैक करेगा वो इन कंपैरिजन टू बी। तो बेटा जी ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हुई। हमें लगा कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा और इंडक्टिव इफेक्ट 100% ये बात कहता है, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन एक्सपेरिमेंट इस बात को मना कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ए पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा बी से। तो सर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये कहानी ऐसी क्यों है। दूसरी चीज, एक तो मैंने देखो यहां पे आपको जरूरत दिखाई क्वेश्चन मार्क, एक और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहां पे मेरे पास क्या है कि बेटा जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मेरे पास क्या है कि एक मेरे पास है बेटा जी CH3। तो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं ध्यान से, तो इस कंपाउंड को देखो, एक्सपेक्टेशन लिख रहा हूं पहले मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी इसे देख के वो मैं लिख देता हूं। तो बेटा जी मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सर इसके पास एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और बेटा जी एक इसके पास क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसकी लेंथ कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से समझो इस बात को। एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि इसके पास दो तरीके की कार्बन कार्बन लेंथ है, एक 1.54 एंगस्ट्रॉम की है, एक 1.34 एंगस्ट्रॉम की है। लेकिन बेटा जी जब हमने इसका भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया, इसका भी हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया, तो रिजल्ट बड़े ही चौंकाने वाले थे कि जितने भी इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड थे उन सब की लेंथ बेटा जी सेम लेंथ के थे, वो उन सब की लेंथ सेम थी। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया, ऐसा क्यों? दिमाग में आया कि सर रेजोनेंस में भी कुछ ऐसी कहानी थी, एक बार चेक करो क्या कि इस पर रेजोनेंस है। किसी भी हालत में इसके पास रेजोनेंस नहीं है। ए बी सी करके देख लो, ए बी सी, सी पर तो सर डबल बॉन्ड है, लेकिन क्या ए पर नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। ए पर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। ए पर नेगेटिव पॉजिटिव लॉन पेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो बेटा जी रेजोनेंस तो यहां नहीं हो सकता। तो कहानी क्या है यहां पर? यहां पे दो क्वेश्चन मार्क लग गए, और बेटा जी ये दोनों क्वेश्चन मार्क के आंसर मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दूंगा कि ये कहानी हाइपर कॉन्जुगेशन की है। मैं इसे रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो अब देखो इधर कि हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सारी बातें जितनी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, वो सारी बातें उसने बेटा जी हमारी डाइजेस्ट कर दी। उसने कैसे एक्सप्लेन करा, कैसे डाइजेस्ट करा, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो इधर ध्यान से, देखो इधर, पहले मैं तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, थोड़ी सी चीजें देखते हैं। देखो इधर, हाइपर कॉन्जुगेशन की सबसे पहले मैं तुम्हें कंडीशन या फिर इसका क्राइटेरिया बता देता हूं कि कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज यह है कि जब भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है कि कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब बेटा जी क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन की सीधी सी कंडीशन रहती है कि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट, मतलब एक तो कम से कम होना चाहिए, कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात कि सर ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। एक तो sp2 होना चाहिए उसकी एडजेसेंट पोजीशन पर sp3 कार्बन, और ये जो बेटा जी sp3 हाइड्रोकार्बन है इट शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ध्यान से समझो इस बात को, इसकी कंडीशन समझो। पहले कह रहा है वो कि कम से कम एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, सर ये बना दिया मैंने sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी कहानी है कि इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड की एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, और ये तो आपका हो गया sp2, और इसके एडजेसेंट वाला कार्बन sp3 हो जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो। कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन एक तो कम से कम होना चाहिए। तो बेटा जी ये हमारा जो sp2 कार्बन है, इसकी एडजेसेंट पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन कहते हैं, और अल्फा पोजीशंस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इनको बेटा जी हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे आज के बाद। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन कहूं तो आप समझ जाना कि sp2 कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पर जो sp3 कार्बन एटम है उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन सबको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये तो हमारे पास एक सीधी सी कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की। अगर इस तरीके का कहीं दिख जाए तो 100% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब ध्यान से देखो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी रफ करता हूं मैं, देखो इधर। अब समझाता हूं कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कैसे करता है। ये तो चलो हमें पता चल गया कि ऐसा कभी भी मॉलिक्यूल या ऐसी कभी कंडीशन हमें दिख जाए तो वहां पर 101% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देखो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे रेजोनेंस हो, सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो रेजोनेंस होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बता दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वहां पर भी बेटा जी हाइपर कॉन्जुगेशन होना है। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें यहां पे कि ये आपने देखा कि सर CH ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखो, और इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, अब क्या है बेटा जी, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑब्वियस है कि इसके पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या होगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। अब क्या है बेटा जी, यहां पर हाइड्रोजन एटम की कुछ ना कुछ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां पर इस वाले हाइड्रोजन की अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां पर इस हाइड्रोजन की अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब क्या है, अगर मैं इसका पार्टीशन कर दूं, इधर समझो, और मैं तुम्हें यहां पर भी एक बॉक्स बना के दिखा दूं। ध्यान से देखो, इधर यहां पर मैंने एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में बेटा जी इस तरीके से पार्टीशन करा और एक छोटा सा होल कर दिया मैंने, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने एक गैस फिल कर दी। यहां पर मैंने क्या कर दी बेटा जी, एक गैस फिल कर दी। तो आप कह सकते हो इस रीजन को आप हायर प्रेशर रीजन कह सकते हो, बिकॉज यहां पर गैस है तो गैस के पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे होंगे। और बेटा जी इसके अंदर से जो पार्टिकल्स जा रहे होंगे 2-4, इसमें क्या हो रहा है, इसको हम लोअर प्रेशर रीजन कह सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कम है, उनके बीच में कोई प्रेशर नहीं है। तो यहां पर हायर प्रेशर है, यहां पर लोअर प्रेशर है। आप जानते हो कि अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ गैस का फ्लो कहां तक होगा, कहां से कहां तक, तब आप कहोगे कि सर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन में गैस का फ्लो होने वाला है। सेम कंडीशन यहां पर है कि ये वाला जो आपका स्पेस है, इस बाउंड्री से इधर वाला जो स्पेस है बेटा जी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है। वो कैसा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है, बिकॉज यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है। और इस साइड का जो हमारा रीजन है ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच रीजन है बेटा जी। ये बात पहले अपने मन में डाइजेस्ट करो। इधर वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट रीजन है, इधर वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिकली रिच हमारे पास रीजन है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होता है बेटा जी, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ होता है। तो कहानी क्या होती है कि बेटा जी ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब अपना बॉन्ड तोड़ के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देते हैं, इस कार्बोकेटायन को। कौन है ये हाइड्रोजन, यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, यही तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, ये हायर प्रेशर रीजन में है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसको दे देता है, इसको। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देगा बेटा जी तो इसका बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटा यहां पर आपको H+ मिल जाएगा। अब बात यह कि सर जब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है तो ये भी दे सकता है, और जब ये वाला दे सकता है तो ये भी दे सकता है। मतलब कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा ये जो आपको कार्बोकेटायन दिख रहा है या ये जो आपको वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है ये उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ध्यान से समझो कि सर अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, अगर 2 होंगे तो दोनों लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और 3 होंगे तो तीनों देंगे, और ज्यादा होंगे बेटा जी तो और ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। तो सीधा सा फंडा है कि सर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पूरी कहानी डिपेंड होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, आपको कंपाउंड बना के दे देंगे, पूछेंगे कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे, स्टेबिलिटी पूछेंगे, तब भी आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा ऑफ या अल्फा हाइड्रोजन की कहानी बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से किसके, हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो ये तो क्या था, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं। और प्रोवाइड भाई इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उतना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी कहानी थी किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की, जो मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन का। मैं इसे रफ करता हूं और आपसे कुछ बातें करता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो देखो इधर। अब हम और आगे बातें बढ़ाते हैं। सर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम और सीख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, वो मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करता हूं। ध्यान से देखो। अब क्या होता है कि जैसे हमने रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस में क्या था, रेजोनेंस की कहानी होती है कि सर रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी होती है बेटा जी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है कि सी एच 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 और बेटा जी यहां पर सी एच, या आप यहां पे मान लो कि डबल बॉन्ड CH2 था, ये हो जाएगा, ठीक है, CH2 है, ये है मेरे पास। आपने देखा कि सर ये वाला जो कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला कार्बन आपके पास sp2 है और ये वाला कार्बन आपके पास sp3 है, और इस पर जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास कैसे अल्फा हाइड्रोजन है। होगा क्या कि एक बार बेटा जी ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड इधर डिलोकेलाइज कर देगा, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा। जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, और बेटा जी जैसे ही डबल बॉन्ड आया, कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, तो कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो कार्बन अपना बॉन्ड ये वाला इधर ब्रेक कर देगा। अब देखो कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका कैसे बना कि ये कार्बन था, यहां पर एक हाइड्रोजन इधर लग रहा है और दूसरा हाइड्रोजन बेटा जी इधर है। अब क्या कहानी होगी कि सर इसका एक हाइड्रोजन जो था उसने तो अपना बॉन्ड तोड़ दिया, और बॉन्ड तोड़ने के बाद लेकिन इससे दूर नहीं जाएगा, वो H+ की फॉर्म में इसके पास ही रहेगा, और इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ध्यान से सुनो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहां पर भी कोई बॉन्ड नहीं है, बिना बॉन्ड का रेजोनेंस है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज यहां पे देखो सिग्मा बॉन्ड डिलोकेलाइज हो रहा है। वहां पर रेजोनेंस की कहानी जो थी वहां पर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस था, वह पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन था, यहां सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन है। ध्यान से देखो, अब कहानी क्या है कि सर यहां पर डबल बॉन्ड बना CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और बेटा जी CH2 नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन एक और था कि सर यहां पर सारे के सारे बॉन्ड सेम लेंथ के कैसे थे। ध्यान से देखो कि सर अभी ये मुझे सिंगल दिख रहा था, ये डबल दिख रहा था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अब ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया। तो इनमें भी रेजोनेंस की तरह, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन था, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन है, जिसकी वजह से यहां पे भी क्या होता है कि कभी इसे डबल बॉन्ड, कभी इसके पास डबल बॉन्ड, कभी इसके पास डबल बॉन्ड, इस वजह से इनके पास भी क्या रहती है, सेम बॉन्ड लेंथ रहती है। अब देखो, अब सर इसने कहा कि जब ये वाला हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, तो ये कहेंगे सर हम क्यों नहीं दे सकते। तो वो क्या करेगा कि अब ये कहेगा कि मैं दूंगा। जब बेटा जी ये देगा तो कहानी क्या होगी, कार्बन ये वाला हाइड्रोजन तो फिर वापस आएगा, और इस वाले हाइड्रोजन में दिया तो यहां पर H+, नो बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH, और यहां पर बेटा जी आपके पास CH2 हो गया। अब जब ये कह रहा है कि सर मैंने भी दे दिया, मैंने भी दे दिया, तो ये कहेगा मैं भी दूंगा, तब बेटा जी इसकी कहानी आ जाएगी, ये देगा, तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, CH, यहां पर H, और इसने दे दिया तो H+, डबल बॉन्ड CH, और बेटा जी आपके पास CH2। तो यहां पर आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, 1 2 3 4। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि कितने रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हमारे पास कितने बनेंगे, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, जितने अल्फा हाइड्रोजन हो उससे एक ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बनता है। देखो यहां कितने थे, 1 2 3, कितने बने, 3 + 1 4। तो देखो 1 2 3 4, इसी तरीके से आप बना बना के देख सकते हैं सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर, जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बेटा जी बनेगा। तो ये हमने
हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर की बात करें कि इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो वर्क करता है मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, शुरुआत का एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया कि सर उसके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड थे वो सेम थे। अब एक क्वेश्चन और रह गया, जरा इसे लिखो पहले। अब जितने भी स्ट्रक्चर ऐसे बनने हैं, स्ट्रक्चर पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहता है स्ट्रक्चर का। अगर आपसे टोटल स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, उसमें 1 प्लस कर दो, काम हो जाएगा आपका। मैं रफ करता हूं इसे। अब सर एक बात और डाइजेस्ट नहीं हुई कि जहां आपने पहला एक क्वेश्चन दिया था जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया था, वो बात हमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई। और जब बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई तो आप हमें बताओ कि हाइपर कॉन्जुगेशन ने कैसे उस बात को सॉल्व किया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन वो ये था कि सर यहां पर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर यहां पर एक CH3 लगा हुआ है। इस CH3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बेटा जी हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, और जो मेरे पास दूसरा कंपाउंड था उसके पास क्या कहानी थी कि सर ये बेंजीन रिंग तो थी कार्बन और इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप थे, CH3 और CH3। क्वेश्चन ये था कि सर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अगर मेरे पास इसका सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट है तो वो पहले कहां पर अटैक करेगा। मेरी इंडक्टिव इफेक्ट कहती है इस पे करना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने मना कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट ने मना करा तो हाइपर कॉन्जुगेशन उस बात को एक्सप्लेन करेगा कैसे। ध्यान से देखो, आप यहां पे देखो कि ये वाला कार्बन कैसा है, sp3, ये वाला कार्बन कैसा है, sp3। sp3 वाले के एडजेसेंट वाला कार्बन कैसा है बेटा जी, sp2। इसके भी एडजेसेंट वाला कार्बन कैसा है, sp2। sp2 के एडजेसेंट sp3 और sp3 कार्बन पर जो होते हैं बेटा जी उनको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, और इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके sp3 कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जुड़े, तो यहां पर बेटा जी नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सर अगर अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है तो क्या होगा कि एक बार ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इधर, एक बार ये वाला हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, एक बार बेटा जी ये वाला अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू वो अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देंगे, इस रिंग को। तो बेटा जी इस रिंग को वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच करेंगे। यहां पर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि बेटा जी हम हमेशा कहते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहानी है उनकी स्टेबिलिटी की। यहां पर क्या है कि यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। यहां पर बेटा जी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है, यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है, और यहां पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अब ध्यान से समझो कि सर पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास डीलोकेलाइज करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि पाई बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा वीक होता है, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी प्रोवाइड करा सकता है। तो पाई बॉन्ड में डीलोकेलाइजेशन बहुत अच्छा होगा बिकॉज बॉन्ड वीक है। सिग्मा बॉन्ड में थोड़ा सा कम अच्छा होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। और इसमें तो बॉन्ड टूटता ही नहीं, सिर्फ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये हमारे पास कहानी है इस तरीके कि सर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करता है इन कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबलाइज करता है बेटा जी इन रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से देखो कि यहां पर प्लस H इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्लस I से भी दे रहा है और प्लस H से भी दे रहा है। लेकिन यहां पर प्लस H नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी है। और हम जानते हैं कि बेटा जी इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा इस वाली रिंग को, इसलिए ये वाली रिंग मेरी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी कंपेयर देन दिस रिंग। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आपका ये पहले जाके इस पर अटैक करेगा। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ने प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास जो हमने पहले ही इनिशिएट किए थे क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन हमें हाइपर कॉन्जुगेशन ने दे दिए कि इस तरीके से मैं स्टेबिलिटी की कहानी बताता हूं। ठीक है, लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन का सिलसिला था। ध्यान से देखो,
अब बात आती है कि सर हमने सीख लिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट चीज अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको यही सिखा दूं कि सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहां पर हेडिंग लगा लो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पर ही पूरा डिपेंडेंट है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। तो बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको काउंट करने आ गए तब आप हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी बता सकते हो, स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं कि कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखो, पहले छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास क्या है कि यहां पर कार्बोकेटायन, यहां पर मैंने दे दिया एक CH3 और आपका यहां पे CH2 है, यहां पे मैंने दे दिया कि CH3 और यहां पर भी लिख दिया CH3, यहां पर आपका हाइड्रोजन है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने दे दिया यहां पर बेटा जी CH3 और यहां पर मैंने दे दिया CH3 और यहां पर मैंने दे दिया CH3 और यहां पर आपका कार्बोकेटायन है। कुछ इस तरीके की कहानी है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें काउंट करूं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा जी आप जानते हो कि ये कार्बन आपका sp2 और ये कार्बन आपका sp3, तो sp2 के एडजेसेंट वाले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो सर, इसके पास कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। वेरी सिंपल। यहां देखो ध्यान से कि अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये वाला कार्बन मेरा sp2 है, तो इसके एडजेसेंट ये भी कार्बन है अल्फा, इसके एडजेसेंट ये भी कार्बन है अल्फा, तो 3 हाइड्रोजन इधर है बेटा जी, 3 हाइड्रोजन इधर, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर देखो, ये मेरा पास sp2 है, इसके एडजेसेंट sp3, इसके एडजेसेंट sp3, इसके एडजेसेंट sp3, इसके पास 3 अल्फा कार्बन है और उन अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। 3 6 9 बेटा जी इसके पास कितने हैं, सॉरी इसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास बात करें 3 6 9, इसके पास हमारे पास बेटा जी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स थे जिनमें आपने अल्फा हाइड्रोजन्स की काउंटिंग करी। अब हम कुछ लेवल बढ़ाते हैं अपने पास, लिखो इसे फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहां से आप जेईई मेंस तक के क्वेश्चन देख लेना, यहां से मिलते हैं क्वेश्चन। देखो इधर ध्यान से, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ये मैंने एक रिंग बना दी और यहां पे इस तरीके से छोड़ दिया, ध्यान से समझते रहो। इसके बाद ये मेरे पास एक रिंग है और यहां पर मैंने इस तरीके से आपको, चलो इधर ही ले लो, एक ही ले लो डबल बॉन्ड, ये मैंने आपको इधर बना दिया और एक इधर बना दिया। इसके अंदर आपको बताने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद बेटा जी अगर मैं लिखूं तो ये है आपके पास, ये आपके पास एक कार्बन और यहां पर आपको ये लग रहा है एक CH3 ग्रुप, यहां पर बताना है आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। ये आपके पास चलो 3 एग्जांपल्स है, इन 3 एग्जांपल्स में मुझसे पूछा है कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। चलो एक और ले लेते हैं। एक मेरे पास यही है कि यहां आपने ये रख दिया, यहां आपने ये रख दिया, यहां पर एक CH3 ग्रुप है और बेटा जी यहां पर आपके पास एक CH3 ग्रुप है। अब आपको काउंट करना है कि इनमें से सर किसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ध्यान से देखो कि अगर कभी भी डबल बॉन्ड दिखे तो आपको पता है सर ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, sp2, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2। तो ध्यान रखो sp2 के एडजेसेंट वाला कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियसली कार्बन 4 वैलेंसी पूरी करेगा, तो ये वाला अल्फा, इसका बेटा जी ये वाला अल्फा, तो ये तो आपका sp2 वाली कहानी होगी। इसका अल्फा, तो 2 हाइड्रोजन इधर दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इधर, तो 1 2 3 4, तो आपको बेटा जी 4 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे जाएंगे। यहां पे ध्यान से समझो। इसके अंदर देखते हैं सर, ये वाला मेरा दोनों sp2 है, इसका एडजेसेंट अल्फा ये है, इसका एडजेसेंट अल्फा ये है, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, तो आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसे छोड़ दो, यहां पे भी कितने मेरे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, अभी समझेंगे। इसको देखो ध्यान से कि ये वाला कार्बन मेरा कैसा है बेटा जी, sp2 है और उसके एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन है और उसके एडजेसेंट बेटा जी ये अल्फा कार्बन है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे जाएंगे, यहां पर भी आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे जाएंगे, तो इसकी अल्फा पर 2 3 4 और बेटा जी यहां पर अल्फा पर कितने 3, तो 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन आपके हो गए हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करूं, ध्यान से देखो यहां पे अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं तो सर यहां पर क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास दोनों, और इस sp2 की अल्फा पोजीशन,
इस sp2 की अल्फा पोजीशन, इस sp2 की अल्फा पोजीशन और इस sp2 की अल्फा पोजीशन, इन अल्फा पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे जाएंगे। तो बेटा जी 4 तो ये है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, तो 6 और 4 बेटा जी 10 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरीके से आप अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग्स कर सकते हो, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग से स्टेबिलिटी सीखोगे, जहां तक कि एल्कीन की स्टेबिलिटी भी मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू सिखा दूंगा। आपको कंबशन का कॉन्सेप्ट, आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू सिखा दूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कितनी सारी दास्तान सुना के चला जाएगा। ध्यान से देखो, एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं, प्रैक्टिस करना आप पॉज करके वीडियो को, बाकी मैं करा दूंगा। चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं बेटा जी और एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं आगे बढ़ूं और एग्जांपल्स की बात करूं, तो ध्यान से देखो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और यहां पर भी मैंने एक रिंग लगा दी इस तरीके से। ध्यान से देखो, यहां आपके पास एक डबल बॉन्ड है और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड बना दिया और यहां भी मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो, ये मेरे पास एक कंपाउंड और यहां पर मैंने क्या करा कि ये मेरे पास 2 CH3 ग्रुप और ये बन गया मेरे पास। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इस पूरे के पूरे कंपाउंड के पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? तो ध्यान से देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप करके देखो, उसके बाद चेक कर लेना। सबसे पहले बेटा जी ये वाला जो सेंटर है ये आपका sp2 वाला सेंटर है, ठीक है। ये अगर आपका sp2 वाला सेंटर है तो उसकी अल्फा पोजीशन इधर भी है, इसकी अल्फा पोजीशन इधर भी है, इसकी अल्फा पोजीशन इधर भी है, इसके एडजेसेंट sp3 ये भी है। ध्यान से समझो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा जी यहां तो CH3 ग्रुप है और यहां भी कैसा है CH3 ग्रुप, तो इस अल्फा पोजीशन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये मतलब कि यहां तो आपको कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस पोजीशन पे जाऊं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस पोजीशन पे गया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख गए, इस पोजीशन पर गया बेटा जी तो 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख गए, तो 2 4 6, तो आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन तो यहां से मिल गए इस वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड की बात करूं तो इसके एडजेसेंट sp3, इसके एडजेसेंट sp3, इस कार्बन के बेटा जी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन और होगा, यहां भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन और होगा, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां मिल रहे हैं। तो टोटल आपके पास इस कंपाउंड के पास बेटा जी 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास कुछ कहानी है जहां पर हम कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। तो चलो मैं 2-4 एल्कीन के भी स्ट्रक्चर देता हूं आपको, रफ करता हूं मैं इसे। आप पहले कोशिश करना करने की, उसके बाद आप देखना कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो देखो इधर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर CH3 है, CH3 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और बेटा जी यहां पे CH3। तीसरा एग्जांपल है कि कार्बन कार्बन और यहां पर भी हमने CH3 ले लिया, यहां पर भी मैंने CH3 ले लिया, यहां पर भी मेरे पास CH3 है और यहां पर भी बेटा जी मेरे पास CH3 है। अब ध्यान से देखो कि सर इनमें मुझे अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखो, जब भी एल्कीन में डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा जी इस तरीके का एक सर्कल बना लो जैसे अब तक बनाते हुए आए हैं। इसका एडजेसेंट अल्फा है ही नहीं, इसका एडजेसेंट अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसके एडजेसेंट अल्फा पोजीशन ये है, इसके एडजेसेंट अल्फा पोजीशन ये, और इस अल्फा पर 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर, तो बेटा जी 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके इस एल्कीन के पास प्रेजेंट है। इधर देखो, इस कार्बन के ये sp2 इसके एडजेसेंट sp3 कार्बन है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ इधर आपको अल्फा कार्बन मिल रहा है। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास बेटा जी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर देखो कि इसके लिए sp2 तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3, और सबके पास हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 6 9 12, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन बेटा जी आपको यहां दिख जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, और जब आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लोगे तो आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, आप बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हो, आप बहुत सारी चीजें हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें और सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम और जानेंगे इस हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो ध्यान से देखो, इसके बाद
मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा जी टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता कि हाइपर कॉन्जुगेशन के भी टाइप्स होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी बेटा जी आपके दो टाइप्स होते हैं। यहां पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और दूसरे टाइप्स का नाम होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। उसकी कहानी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद बेटा जी इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करके मैं क्या क्या सीख सकता हूं, इससे बेटा जी मैं सबसे पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताऊंगा। इससे सीखकर मैं सबसे पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताऊंगा। इसके बाद मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी भी बता सकता हूं, यहां पर एल्कीन की स्टेबिलिटी भी बता सकता हूं। और एल्कीन के लिए मैं बेटा जी बॉन्ड लेंथ का भी कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। एल्कीन के लिए ही मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ध्यान से समझो, देखो कितनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन होंगी यहां पे। उसके बाद एल्कीन के लिए ही बेटा जी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एल्कीन के लिए ही मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और बेटा जी एल्कीन के ही थ्रू, ध्यान से समझो, एल्कीन के ही थ्रू मैं आपको हीट ऑफ कंबशन की कहानी सुनाऊंगा कि हीट ऑफ कंबशन भी हम कैसे देखेंगे कि हीट ऑफ कंबशन आपके पास होता है। तो कुल मिला के इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की क्या कहानी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, हीट ऑफ कंबशन क्या है। तो देखो बहुत सारी चीजें आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन हो सकती है। तो फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और एप्लीकेशन वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूं। तो अब हम इससे आगे की कहानी बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और अगर आपने इस क्लास से हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ जाना हो अच्छा सा, तो बेटा जी वीडियो को जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर इस तरीके से आपका प्यार मिलेगा हमें, तो बेटा जी हम बहुत कुछ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। सो थैंक यू सो मच।